सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी जी के स्ट्रीम को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, क्रेजी जी के स्ट्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी सेकंड क्लास है। अगर आपने हमारी ज्योग्राफी की फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं वो इनमें से किसको नहीं मिलेगी, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। क्या होगा आंसर? श्रीनगर। देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब ये नहीं है कि ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, नहीं। भूमध्य का मतलब है कि ये दो पृथ्वी को दो भागों में इक्वली बांटती है। ठीक है, दो भागों में इक्वली बांटती है। इसका मतलब है कि जो इक्वेटर है वो पृथ्वी के सेंटर से 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, पृथ्वी के सेंटर से 0 डिग्री का एंगल बनाती है, ना कि पृथ्वी के सेंटर से गुजरती है। तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद आप देखोगे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसे हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। तो ये आपकी मकर रेखा होगी, ये आपकी भूमध्य रेखा होगी। लेकिन भूमध्य रेखा को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, जो भूगोल की लैंग्वेज है, उसमें कहेंगे विषुवत रेखा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो भी आएगा वो सब एक ही है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक ही होता है। ठीक है। तो दोस्तों, आप समझेंगे कि जो सूर्य है वो इधर चमकता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम चमकता है वो कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा से फिर नीचे की ओर आता है और मिनिमम जाकर कहाँ जाता है? मकर रेखा तक जाता है। मकर रेखा से फिर मकर रेखा से उसके बाद फिर से कर्क रेखा पर आता है और कर्क रेखा से मकर रेखा पर जाता है। कहने का मतलब ये है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच ही सूरज चमकता है दोस्तों। और इन दो रेखाओं के बीच सूर्य सीधा चमकता है। तो जो ये पोल है ना, ये त्रिपोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य किस किस रेखा के बीच सीधा चमकता है, तो आपको कहना है कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य सीधा चमकता है। अब ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसे कहते हैं हम मकर रेखा। उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब दोस्तों, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, जब सूर्य इन्हीं के बीच में चमकता है तो इसका मतलब है तो ये गर्म क्षेत्र है। क्या है? ये गर्म क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और जो उत्तरी पोल है और दक्षिणी पोल है उस पर सबसे कम सूर्य चमकता है। इसलिए तो अंटार्कटिका पर बर्फ जमी रहती है, सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। दोनों आपके जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उसे कहेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र है वो। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। और श्रीनगर की स्थिति अगर हम देखें, देखिए दोस्तों, श्रीनगर की स्थिति अगर देखें, ये हमारी कर्क रेखा होगी। श्रीनगर होगा आपका इधर, श्रीनगर कहाँ होगा? इधर होगा। तो श्रीनगर तो बहुत ज़्यादा दूर है कर्क रेखा से। श्रीनगर तो बहुत ज़्यादा दूर है कर्क रेखा से। तो इसका मतलब जो सूर्य की किरणें हो तो तिरछी पड़ेगी। और श्रीनगर में ठंड भी होती है, इसीलिए होता है। और जो इक्वेटर के पास होगा या कर्क रेखा के पास पास होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य तो उधर ही चमकता है सीधा। ठीक है, इन्हीं के बीच में निकलता है सूर्य। ठीक है। तो
कहने का मतलब यही है कि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है, आपको ये ध्यान रखना है। और श्रीनगर की स्थिति की अगर हम बात करें तो वो कर्क रेखा से काफ़ी दूर है, कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर दिशा में है। अगर दूसरी बात करें हम चेन्नई की, चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम जैसा कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। चेन्नई को देखेंगे आप, चेन्नई देखो इक्वेटर के नज़दीक है, इक्वेटर के और जो कर्क रेखा है उनके बीच में पड़ रहा है चेन्नई, तो चेन्नई में गर्मी पड़ेगी। मुंबई आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम आप देख सकते हैं, तो ये सब इनके बीच में पड़ते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा है, इन्हीं के बीच में ये पड़ेंगे। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और सूर्य कैसा ऊर्ध्वाधर चमकेगा। तो ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पटना की हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पटना की हम बात करते हैं, तो पटना को आप देख सकते हैं, जो ये लाइन है ना, आपको पड़ी हुई लाइन दिख रही है, ये अक्षांश रेखा है। और जो ये खड़ी हुई लाइन दिख रही है, ये देशांतर रेखा है। तो अक्षांश रेखा ये यहाँ पर पटना के पास देखो आप, ये 26 डिग्री नॉर्थ है दोस्तों। क्या है? 26 डिग्री नॉर्थ है। लेकिन 26 डिग्री नॉर्थ से नीचे है ना पटना, तो देखिए नीचे है। तो पटना की जो स्थिति है वो है 25 डिग्री और 37 मिनट, 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है आपको पंचमढ़ी, ठीक है। तो पंचमढ़ी को अगर देखेंगे, पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो पंचमढ़ी के पास आओ आप, यहाँ पर चित्र में आप देखो, ये मैप में 22 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ दिया हुआ है, 22 डिग्री और 30 मिनट। तो बिल्कुल एग्जैक्ट है इस पर, यहाँ पंचमढ़ी है, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो पंचमढ़ी कहाँ पर है? 22 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ में। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा इलाहाबाद, इलाहाबाद की स्थिति देखिए, इलाहाबाद का भी नाम क्या हो गया? प्रयागराज, प्रयागराज इसका अभी नाम हो गया। तो इलाहाबाद को देखेंगे तो ये लाइन देखिए आप, 26 डिग्री नॉर्थ है ना, 26 डिग्री नॉर्थ है, और ये लाइन क्या है? 25 डिग्री नॉर्थ, तो इसके बीच में है इलाहाबाद। तो 25 डिग्री और 28 मिनट नॉर्थ पर इलाहाबाद है, आप नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा? सो सबसे उत्तरी अक्षांश पर कौन है? पटना देखेंगे आप, तो पटना इसमें आप कंपेयर करेंगे, 25 डिग्री 37 मिनट और 22 डिग्री 30 मिनट, 25 डिग्री 28 मिनट, और इसमें आपका सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा आया? 25 डिग्री 37 मिनट, तो जो कि पटना है। तो इसका सही आंसर होगा पटना, तो इसका सही आंसर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत का जो दक्षिणी छोर है उसका नाम क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें पॉइंट होते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी बिंदु का नाम, ठीक है। तो इसमें दो तरह के बिंदु होते हैं दक्षिण में। एक तो दोस्तों मेनलैंड का, मेनलैंड किसे कहते हैं? जहाँ कहीं भी जॉइंट ना हो, एक ऐसी भूमि जिसमें जॉइंट ना हो, जो किसी वाटर बॉडी या किसी अन्य प्रकार से अलग न हुई हो। तो अगर हम देखें तो भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा तो अंडमान निकोबार में जाएगा। अंडमान निकोबार पानी से अलग हुआ है, वाटर बॉडी से अलग हुआ है भारत से, लेकिन है हिस्सा भारत का ही। दोस्तों इस मैप पर आ जाइए, इस क्वेश्चन के लिए आपको इस मैप को देखना होगा। देखिए दोस्तों, आपको ये बिंदु दिख रहा है ना, ये बिंदु आपको दिख रहा है, ये बिंदु कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ये आपको पता है। ये बिंदु कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर पर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद इस पॉइंट को देखिए आप, इस पॉइंट को, ये सबसे भारत का पूर्वी बिंदु है, सबसे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। यहाँ पर आपको पता होगा ये राज्य कौन सा है दोस्तों? ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और इस पॉइंट का नाम है आपका किवीथू पॉइंट। क्या है? किवीथू पॉइंट। इसके बाद और चलते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्या है ये? भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है। अभी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में है, आप देख सकते हैं। गुजरात के गुहार मोती
है, जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाइए। सबसे लास्ट में आप ये पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको। ये पॉइंट दोस्तों, इस पॉइंट में ही गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर क्वेश्चन में आपको दिया, अगर क्वेश्चन में आपको देता है कि मुख्य भूमि का बताना है आपको, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो मुख्य भूमि क्या होती है जिसमें कहीं भी जॉइंट ना हो। जॉइंट कैसे हो सकता है भाई, भारत की भूमि है और बीच में वाटर बॉडी है, तो वो तो अलग हो गई ना भारत से। है तो भारत की भूमि, लेकिन भारत से अलग होगी, मुख्य भूमि नहीं है ना, जॉइंट है उसमें, जो कि वाटर बॉडी से अलग हुई है। तो अगर आपसे पूछे मेनलैंड का, मुख्य भूमि का, तो आपको जाना है सीधा कन्याकुमारी। ठीक है, कहाँ जाना है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में पॉइंट है कैप कोमोरिन पॉइंट। क्या है, कैप कोमोरिन पॉइंट। अगर आपसे खाली ये पूछा जाए, अगर आपसे खाली ये पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो भारत की भूमि कहाँ है, अंडमान निकोबार भी तो है ना। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के दो और नाम है, पिगमेरेलियन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट। पिगमेरेलियन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर का नाम। तो इसमें अब की बार मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर का नाम पूछा है। तो मुख्य भूमि कौन सी होगी, मेनलैंड, जहाँ पर कोई जॉइंट ना हो। तो मुख्य भूमि है भारत की सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में एक पॉइंट है जिसका नाम है केप कोमोरिन पॉइंट। तो भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर का नाम है केप कोमोरिन। तो आंसर होगा इसका केप कोमोरिन। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में दूरस्थ बिंदु का नाम है। भारत के दक्षिण में दूरस्थ बिंदु का नाम है। तो दोस्तों अब की बार इसने घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कहा, इसमें कोई भी ये कंडीशन नहीं दी दोस्तों कि ये मेनलैंड का है या फिर पूरे इंडिया का है। तो इसमें क्वेश्चन से स्पष्ट है कि ये पूरे इंडिया का है, भारत का है। तो भारत का सबसे दक्षिण तो अंडमान निकोबार में है। तो ग्रेट निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है, इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। क्वेश्चन है अगला, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम। अब की बार भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम इसने पूछा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है किवीथू पॉइंट। क्या नाम है, किवीथू पॉइंट। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। कौन सा सबसे बड़ा देश है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश है वो 6 देश है। पहला देश आप देख सकते हैं रशिया है। आप इसमें मैप में देखिए, ये पहला है आपका रशिया। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा है कनाडा, कनाडा दूसरा है। तीसरा है अमेरिका। और चौथा की अगर हम बात करें तो चाइना है। पाँचवें नंबर पे दोस्तों ब्राज़ील आता है। उसके बाद छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवें नंबर पर आता है इंडिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्लियरली बताया गया है इसमें, तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो पाकिस्तान से भारत कितना गुना बड़ा है। इस मैप में देखिए दोस्तों, आप इस मैप में देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। भारत पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो अगर भारत की मैं बात करूं, भारत का एरिया है 32,87,269 वर्ग किलोमीटर। 32,87,269 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान की एरिया की मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान का एरिया है 7,96,095, 7,96,095। अगर आप इंडिया के एरिया को पाकिस्तान के एरिया से डिवाइड करोगे तो 4.12 के करीब आएगा दोस्तों। तो इंडिया लगभग 4 गुना बड़ा है पाकिस्तान से।
तो 4.1 गुना बड़ा है भारत पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। दोस्तों माना जाता है कि जैसे अभी 7 महाद्वीप है, पहले ऐसे 7 महाद्वीप नहीं थे, बल्कि जो सातों महाद्वीप है एक जगह जुड़े हुए थे और एक ही भूमि का हिस्सा थे। एक ही भूमि का हिस्सा थे। इस भूमि को क्या कहा गया? पेंजिया। पेंजिया कहा गया दोस्तों इसे। पेंजिया में भौगोलिक परिवर्तन के कारण 2 भागों में पेंजिया टूट गया। 2 भागों में पेंजिया टूट गया। इसका जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया, और भारत इनमें से गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है। उसके बाद और भी इसमें भौगोलिक परिवर्तन हुए जिसके कारण आज 7 महाद्वीप है। ठीक है, आज कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये जानना होगा कि ये उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, किसी भी महाद्वीप का वह भाग, किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो किसी पहाड़ के द्वारा कट जाता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो क्या भारत भी ऐसे ही कटा हुआ है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे आपको पता भी होगा कि भारत और चाइना के बीच में क्या है? भारत और चाइना के बीच में है हिमालय पर्वत। उसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत और हिमालय पर्वत जहाँ आपस में मिल जाते हैं, जहाँ आपस में मिलते हैं उस स्थान को कहते हैं पामीर का पठार। वो है कहाँ है पामीर का पठार? जहाँ पर हिंदू कुश पर्वत और हिमालय पर्वत आपस में मिलते हैं, वहाँ पर है पामीर का पठार। और पामीर का पठार कहाँ है? चाइना में। इसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। तो हिंदू कुश पर्वत और हिमालय पर्वत से कटा है, उसमें जितने भी आपके देश आते हैं वो सभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। अब इसका नाम भारतीय उपमहाद्वीप ही क्यों दिया? क्योंकि इन सभी देश में भारत का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये है भारतीय उपमहाद्वीप। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और इसमें दोस्तों कभी कभी ऐड कर लिया जाता है मालदीव व श्रीलंका, लेकिन आपको याद रखना है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से देश पाक स्टेट यानी पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं या पाक जल संधि से अलग हुए हैं? तो दोस्तों इसे पाक जल संधि को पाकिस्तान मत समझ लेना, क्योंकि पाक नाम है दोस्तों, इंग्लिश में PALK और हिंदी में पाक बोलते हैं इसे। तो पाक जल संधि से आप देखेंगे इमेज में, ये दोस्तों क्या है? पाक जल संधि। और ये है इधर मन्नार की खाड़ी। तो ये बीच में एक जल संयोजी है। ठीक है, बीच में क्या है? जल संयोजी है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग हुए हैं? पाक स्टेट के द्वारा अलग हुए हैं, यानी पाक जल संधि से अलग हुए हैं, तो उससे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। तो कमेंट में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर की PDF की आवश्यकता है, किसी भी लेक्चर के हमारे PDF की आवश्यकता है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।